Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in मानपूर्णा क्लासेस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है आप क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 4 की जो ईवीएस है उसको कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आज आपका चैप्टर 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियों के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो बस बने रहिएगा। बहुत अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से सभी पॉइंट्स को। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनीता की मधुमक्खियाँ क्या है? अनीता की मधुमक्खियाँ। अब यहाँ से आपको बहुत पॉइंट मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से आप करेंगे, ठीक है। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के वोचाहा गांव में रहती हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपका ये पूछा जाएगा कि मुजफ्फरपुर जो ज़िला है वो कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। आगे दिया गया है जो बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार में। अब बोचाहा गांव ये मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ, तो उसका एक बिजनेस भी है, पार्ट टाइम उसकी जॉब। आप समझ लीजिए क्या करती है, मधुमक्खी को पालती है। तो किस तरीके से वो अपना खर्चा भी चलाती है, खुद का भी और घर का भी। बहुत अच्छे से वो अपना काम करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है। तो सीखेंगे मधुमक्खियों के बारे में। इतना सब कर पाना आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तो वो अपनी स्टोरी बता रही कि इतना सब जो मैं अभी कर रही हूँ, पहले ये आसान नहीं था। तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा स्कूल भी जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। अब क्या है, रूढ़वादी मतलब जो रूढ़वाद धारणाओं से ग्रसित होते हैं। पहले क्या होता था कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं, जो लड़के हैं वही सिर्फ क्या चाहते हैं, पढ़ने लिखने का उनको ही सिर्फ अधिकार होता था। लेकिन नहीं, अब जो आरटीई एक्ट आया है 2009 में, नहीं, सभी को हमारा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमें शिक्षा पाने का। लड़के हो या लड़कियां हो, कोई भेदभाव नहीं है इस टाइम। जो ये स्टोरी है कि अनीता की मधुमक्खियाँ किस तरीके से उसने अपना ये काम स्टार्ट किया, फिर उसके सहारे वो खुद पढ़ने गई, फिर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसके बारे में। और ये कोई फेक नहीं स्टोरी है, ये रियल में एक स्टोरी है। ये बच्ची जो है, ये अनीता जो है, ये बिहार की है, मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाहा गांव पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला भी गया है कि यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्ल्स को कहते हैं कि अगर लड़का पढ़ा लिखा होता है तो उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर माँ पढ़ी लिखी होती है, एक बेटी पढ़ी लिखी होती है, तो वो उसकी 7 पीढ़ियाँ जो हैं वो पढ़ लिख कर बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि जो पालन पोषण होता है, बच्चे जितना माँ से अटैच्ड होते हैं उतना मतलब एक जो पापा हैं उनके साथ नहीं होता है। माँ जो होती है वो पहली गुरु होती है। तो महिलाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि बच्चों की किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें, तो बिहार को ढूंढेंगे। अभी नक्शे में आगे चलिए। स्कूल जाना एक सपना, उसका कैसे एक सपना था, उसको वो कैसे पूरा करती है अनीता, उसके बारे में देखेंगे। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांककर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। अब क्या है, उसका पढ़ने को मन था, दूसरे बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे थे उसको भी मन हुआ मैं भी स्कूल जाऊं, पढ़ूं। उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, माँ पापा को, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था कि उनकी लड़की पढ़ने जाए। क्योंकि उस टाइम क्या होता था, रूढ़िवादी धारणाओं से ग्रसित होते थे लोग, तो लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे।
मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई कितना ज़रूरी होता है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। अब क्या है 8वीं कक्षा तक, ठीक है, 8वीं कक्षा तक कोई भी खर्च नहीं होता है। आप सभी को पता है गवर्नमेंट कॉलेज में कोई मतलब फीस नहीं लगती है। मुझे पता नहीं कैसे पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। क्या है, क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि कितना खर्च आता है स्कूल आने जाने में, कॉपियाँ पेंसिल पेन यूनिफॉर्म बस्ता खाने का डिब्बा जूते, इनके अलावा तो ये सब पर अलग अलग डिपेंड करता है। किसी आप प्राइवेट कॉलेज या स्कूल में हो तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, गवर्नमेंट में हो उसका कम आएगा। सब सीबीएसई में कुछ और है, आईसीएसई में, यूपी बोर्ड में और कोई स्टेट बोर्ड है। तो क्या है, जो सभी के जो उनका जी एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है वो सबका अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से इस तालिका को फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, स्कूल में, अब स्कूल में वो जाने लगी उसके बाद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि छठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। मुझे जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपने आगे की पढ़ाई कर पाई। कुछ जैसे हालात घर के ऐसे होते हैं कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो उससे अच्छा है कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाए, जैसे कि पढ़ाना हो गया। और कोई अगर कोई जॉब अगर आपको मिल जाए, कि पार्ट टाइम जॉब मतलब होता है पूरे दिन की जॉब नहीं करनी है, कुछ घंटे आपको काम करके कि आपका खर्चा चलता रहे, उससे आपको पैसे मिल जाए। ये कल्चर जो है पार्ट टाइम जॉब का अपने इंडिया में कम मिलेगा। अदर कंट्री में आप जाओगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ से फॉरेन में पढ़ने जाते हैं। कोई यूएसए में जाता है, कनाडा में जाता है, जर्मनी में जाता है, इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाके जो भी उनको जो पढ़ना होता है उसमें अपना एडमिशन ले लेते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिससे कि वो अपना खर्चा भी निकालने लगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पार्ट टाइम जॉब करना। आगे देखिए, जिससे कि आप अपने पैरों पर खड़े रहें, कि हाँ उतना आप डिपेंड ना हो अपनी फैमिली के ऊपर। एक याद, अब ये क्या है, ये देखो पढ़ा रही हैं तो इनकी ये पिक भी यहाँ पर दी गई है कि मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। जैसे और भी कोई लड़का होगा वो गांव में पढ़ाता होगा, जब ये लड़की जो पढ़ाती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता होगा। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। ब, बच्चों को छोड़कर सब, क्या है, सबने आना बंद कर दिया, 2 बच्चों को छोड़कर। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि उन्हें मैं प्यार से पढ़ाती थी। अब क्या है, जो दूसरा लड़का पढ़ाता था वो मारता पीटता धमकाता था, और ये अनीता है ये मारती पीटती नहीं थी, बहुत प्यार से पढ़ाती थी। तो सब बच्चों ने क्या किया, उसके यहाँ जाना बंद कर दिया और इसके यहाँ पर आने लगे। ये आपको बताया गया है, क्योंकि प्यार से, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, उनको मार इस तरीके से मार कूट के झ और गंदे तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको जो पढ़ाना ही है तो उसकी आपको डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। अभी आपने जो भी कर रखा है डीएलएड बीएड बीटीसी, तो आपको पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। अब उनको मतलब बताइए कि यहाँ डिबेट की बात की गई, डिस्कशन की बात की गई है। कहीं उनको ऐसा मत सिखा दीजिए कि डिबेट का मतलब वाद विवाद, झगड़ा करना, तो मार कूट करने लगे। वो वाला वाद विवाद नहीं। वाद विवाद होता है किसी भी टॉपिक पर आप अपने पक्ष को रखें, अपने पहलू को रखें, बातों से, अपने फैक्ट से क्या लड़ा जाए, ठीक है, ना कि फिजिकल तरीके से। और कोई भी अगर है टॉपिक है उसके ऊपर सोचने समझने की क्या है, उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी। और बच्चे भी अपनी राय दें कि उनको क्या लगता क्या नहीं लगता है। तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताना है। आगे देखिए, हर बच्चे का हक है कि वो 8वीं कक्षा तक की मुफ्त क्या करें, शिक्षा, उनकी पढ़ाई जो है वो मुफ्त हो। इसके ऊपर आपका एक एक्ट है, आरटीई एक्ट अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसको क्या बोलेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट।
6 से 14 साल के बच्चों को, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य कक्षा का अधिकार है 1 से 8 तक। तो ये आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया। अब अनीता ने क्या किया कि गांव वालों को समझाना शुरू किया कि अपनी लड़कियों को, जैसे कि मैं पढ़ी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मतलब और भी मैं काम करती हूँ, तो आप अपनी बच्चियों को भेजिए। क्या ऐसा होता है जब गांव से कोई बच्ची निकलती है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी अंदर ये फिर उनको समझाया जाए तो वो मान जाते हैं कि इस बच्ची ने कर लिया तो हमारी बच्चियाँ भी कर लेंगी। तो माहौल जो है वो चेंज होने लगता है, धीरे धीरे सब पढ़ाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करना शुरू की। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। अब आगे देखिए एक राज। अब एक राज क्या है, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत चोट लगी पर मज़ा आया। अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि मतलब ऐसी सीख जाते हैं दोस्तों के साथ, कभी किसी के साथ। तो आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए कि जैसे स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। अब ये चाहती थी पढ़ने, वहाँ से कैसे आइडिया आया इनके मन की मधुमक्खी पालन किया जाए जिससे कि खर्चा भी निकले, किस तरीके से क्या किया जाए। अब यहाँ बात आती है, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। अब ये पढ़ना बहुत अच्छे सीरियस से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि मधुमक्खियों को कौन प्रेरित करता है, कैसे क्या। जो लीची के पेड़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मधुमक्खियों के लिए। लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को लुभाते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अब मधुमक्खियाँ पालने का आपका पर्पज़ क्या है, क्योंकि आपको उनसे शहद चाहिए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ, क्योंकि उसके आसपास ये सब होता था तो उसने सोचा क्यों मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी, क्योंकि उस टाइम क्या है, लड़कियां बाहर निकलती ही नहीं थी। ट्रेनिंग में मुझे क्या पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। अब ये आपसे टाइम भी पूछा जाता है, क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। कब मधुमक्खियां हैं अंडे देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है। आगे देखिए कि बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। जैसे कि कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की जो सर्व शिक्षा अभियान है ये सब बेटियों के लिए चलते हैं। एक सुकन्या समृद्धि योजना चलती है महिला बेटियों के लिए, तो उसी के बारे में बोला गया है कि आप इन योजनाओं से जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको परिचित कराएं बच्चों को। अनीता मधुमक्खी पालक कैसे बनती है मधुमक्खी पालक। देखिए कि मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किए और बच्चों को पढ़ाकर मैंने 5,000 रुपये बचाए। उन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। अब भैया मधुमक्खियों को पालना है तो उनके रहने का आवास उन्हें देना होगा, तभी तो फिर वो शायद वहीं पे ही रहेंगी, तभी तो बनाएंगी। एक बक्से की कीमत थी 2,000 रुपये थी। बाकी जो रुपए बचे उससे मैंने मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि उनको खाने पीने के लिए, जिससे कि वो आकर्षित हों, तो क्या किया गया यहाँ पर, मीठा घोल और चीनी। किसका मीठा घोल किसका बनाया, और चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ उसने खरीद ली। ये देखो अनीता है किस तरीके से, ये देखो ये पेटियाँ होती हैं, ये बॉक्स होते हैं, इन्हीं में मधुमक्खी पालन किया जाता है। सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरी इतनी मधुमक्खियां हो गईं कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसे एक्सपीरियंस नहीं था। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब दोबारा नहीं वो काटेंगी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था, पर
कहती किससे, यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से ही शुरू किया था। अगर माँ पापा से कहती तो वो खुद ही उल्टा कहते कि क्या मैंने कहा था कि तुम ये काम स्टार्ट करो, क्योंकि ये उसकी चॉइस थी, उसकी खुद की चॉइस थी। तो इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद थी। इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया निगेटिव। ठीक है, आगे देखिए। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज से गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ जो है मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती, पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते। जब वो कॉलेज जाती है तब बक्सों से शहद निकालते। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होंगे। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से जान गए। ये देखो, वो सभी को समझा रही है, ये है अनीता सभी को, कि किस तरीके से आपको अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए। ये जो रूढ़बद्ध धारणाएं हैं उनसे बाहर आइए। ठीक है, सभी गांव के लोग उसे क्या है पहचानने लगे। गांव के सभी बैठकों में जाती, लोगों को समझाती कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारा एक अधिकार है कि 614 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट क्या है हमें प्रोवाइड करेगी। ये हमारा अधिकार है। कुछ लोग तो उस पर हंसते थे, लेकिन अनीता को अपना काम करने से मतलब होता था, वह करती थी। अनीता होल सेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खियां पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। तो वो क्या बनना चाहती है, वो बनना चाहती है होल सेलर। उसका क्या काम होता है कि जो शहद होता है उसकी सही कीमत वो जो किसान है जो उसको पालते हैं उनको दिला सके। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के 35 रुपए मिलते हैं। तो करंट में आप बता सकते हो कि शहद कितने किलो हैं। काफ़ी महंगा ही होगा, मुझे आइडिया नहीं है, 400 या 500 पर केजी तो होगा ही। आप इसका रेट करंट के हिसाब से बता सकते हो कि आपके एरिया में कितने हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन ड्राइव होना स्टार्ट हो जाता है कि एक छत्ते में कौन सैनिक मधुमक्खियाँ होती हैं, कौन काम करता है और किसका क्या काम होता है। इन सभी के बारे में अब आप जानने वाले हैं कि क्या होती है। एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को क्या मिल जाता है, रस मिल जाता है, तो एक तरीके का नाच करती हैं और दूसरी मधुमक्खियों को इससे पता चल जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन, मतलब कौन रहता है, मेन कौन होता है। एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या देती है, अंडे देती है। कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं, उनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ उनका काम निषेचन का होता है और कुछ भी नहीं। और जो मेन काम होता है वो जो आया मधुमक्खियाँ बोल सकते हो, सैनिक मधुमक्खियाँ या काम करने वाली मधुमक्खियाँ, उनका क्या काम होता है कि जाती हैं, रस को खोजती हैं जहाँ पर भी मिलता है। अगर एक मधुमक्खी को रस मिल गया तो वो डांस करके बताती है दूसरी मधुमक्खियों की आ जाइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रस है। आगे देखिए, बच्चों को होल सेलर का काम समझाएं, तो ये समझा दिया है। जैसे कि पता चल जाता है कि रस कहाँ है, वे रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालना भी, ये ना हो तो ना छत्ता बने ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। तो मेन काम किसका होता है, अब आप समझ ही गए होंगे। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियां हैं, ततैया हो गए आपके, ठीक है, दीमक हो गई, ये किस में रहते हैं, ये रहते हैं झुंड में। तो आपसे शायद पूछ लिया जाए तो आप इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। दीमक, सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरीके से कैसे रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो ये आपने कर लिया है। ये चैप्टर आपका यहाँ से फिनिश हो जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन बनेगा, आपने देख लिया चींटियों से, सॉरी मधुमक्खियों से बनेगा कि जैसे कि अभी मैंने आपको जो जो अभी पॉइंट्स बताए कि कौन अंडे देता है, कौन ज़्यादा काम नहीं करता है, किसका काम होता है रस को ढूंढना, शहद बनाना, बच्चों को पालन पोषण करना। तो इनसे आपका क्वेश्चन बनेगा किसके फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, लीची के जो होते हैं वो, और ये कब अच्छा टाइम होता है मधुमक्खी पालन का। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो बहुत अच्छे से करिएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार आप इसको देख सकते हैं स्पीड में लगाकर।
अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फीडबैक अपना ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।